हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों अपन 10th की साइंस की क्लास में चैप्टर 5 दैनिक जीवन में रसायन पढ़ रहे थे। अब तक हमने इस चैप्टर में अम्ल क्षार लवण के बारे में जाना, अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा इनकी दी गई परिभाषा को देखा, इनके सामान्य गुण देखे, दैनिक जीवन में काम आने वाले रसायन देखे। उन्हीं में कुछ रसायन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था दैनिक जीवन में काम आने वाले कुछ उपयोगी रसायन। ठीक है, हमारा वही टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है जो डेली रूटीन में यूज आते हैं हमारे रसायन, हम उनको पढ़ रहे थे। हमने 4 यौगिक पढ़े थे बच्चों। 4 यौगिक हैं जो हम पढ़ चुके हैं, NaCl, NaOH, NaH, CO3, CaOCl2। ये चारों यौगिक हमने पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे 5th यौगिक। हमारा 5th यौगिक कौन सा है? 5वां यौगिक कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, जिसमें जल के अणु कितने होते हैं बच्चों? 10। इस सोडियम कार्बोनेट को, इसका एक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इसे धावन सोडे के नाम से भी जानते हैं। सेकंड नाम क्या है बच्चों इसका? धावन सोडा। और एक नाम से और जानते हैं, कपड़े धोने का सोडा। कपड़े धोने का सोडा, यानी जो Na2CO3.10H2O है, इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, जिसे सामान्य नाम इसका धावन सोडा यानी कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। अब तुम्हें नाम से पता चलेगा, धावन सोडा यानी धोने का सोडा, तो ये कपड़े धोने के काम में आता है। जो हम साबुन, सर्फ, अपमार्जक ये काम में लेते हैं, उसमें ये काम आता है। ठीक है, ये तो हम इसके उपयोग में आगे पढ़ ही लेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है, इसे किस तरीके से बनाया जाता है। तो बनाने की विधि देखते हैं बच्चों। सोडियम कार्बोनेट को बनाने की एक विधि तो है, आपने इसका सामान्य नाम देख लिया। अब हम देखते हैं कि हम सोडियम कार्बोनेट को बनाते कैसे हैं। जो हमारा धावन सोडा है, उसका निर्माण किस तरह से होता है। तो बनाने की विधि, इसको एक तरह से तो साल्वेट विधि के द्वारा बनाया जाता है। साल्वेट विधि, धावन सोडे को बनाने की एक विधि का तो नाम है साल्वे विधि। तो साल्वे विधि के द्वारा धावन सोडा बनता है। एक विधि और है, ठीक है। एक विधि दूसरी कौन सी है वो देखो। पहली विधि साल्वे विधि है, उसके द्वारा धावन सोडे को बनाया जाता है। और एक तरीके से और बनाया जाता है, उसमें क्या होता है, हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इसको हम गर्म करते हैं। जब हम इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और जो जल के अणु हैं वो अलग हो जाते हैं और CO2 गैस है वो अलग हो जाती है। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, जिसे हम किस नाम से जानते थे? बेकिंग सोडे के नाम से जानते थे, हमने पढ़ रखा है। इसको जब गर्म किया जाता है बच्चों, ये गर्म करने का निशान है, वैसे आप जानते हो, फिर भी मैं बता देती हूँ ये किसका निशान है, गर्म करने का। हमने जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसके साथ साथ जल और CO2 गैस भी प्राप्त होती है। अब हमने क्या किया, जब हमें जब सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ तो हमने सोडियम कार्बोनेट को ले लिया। हमने क्या कर लिया, सोडियम कार्बोनेट को ले लिया और इसका क्या करा दिया, क्रिस्टलीकरण, यानी इसमें 10 जल के अणु मिला दिए।
इसका करा दिया क्रिस्टलीकरण, यानी इसमें 10 जल के अणु मिला दिए। मतलब बच्चों मैंने बताया था, क्रिस्टल का जल बताया था मैंने। क्रिस्टल का जल क्या था? जब किसी यौगिक में जल की निश्चित मात्रा जोड़ी जाती है, जब किसी लवण में जल की निश्चित मात्रा जोड़ी जाती है तो उस मात्रा को, उस इकाई को ही क्या कहते हैं? क्रिस्टल का जल कहते हैं। तो जैसे कि ये सोडियम कार्बोनेट है, इसमें जल की मात्रा कितनी है बच्चों? 10 है। इसमें जल के अणु कितने जोड़े गए? 10। इसलिए इसे क्रिस्टलन का जल के नाम से भी आपने पढ़ा था। ठीक है, तो हमने क्या किया? सोडियम कार्बोनेट में 10 जल के अणु मिलाए। ठीक है, इसका क्रिस्टलीकरण करा तो हमें क्या प्राप्त होता है? तब हमें प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, अब इसमें जो 10 जल के अणु उसमें मिल जाते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट, यानी धावन सोडा प्राप्त होता है। जब हम Na2CO3 में 10 जल के अणु मिलाते हैं, क्रिस्टलीकरण करते हैं इसका, तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। समझ में आया बच्चों? दोबारा सुनना, इसे धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, कपड़े धोने के सोडे के नाम से भी जाना जाता है। इसे बनाने की 2 विधियां होती है, एक तो होती है साल्वे विधि, दूसरी विधि है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करके हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब इस सोडियम कार्बोनेट में हमने 10 जल के अणु मिलाए तो हमें क्या प्राप्त हो गया? हमें प्राप्त हो गया सोडियम कार्बोनेट, यानी धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। बच्चों ये तो तुमने इसका नाम और इसे बनाना देखा कि भाई कैसे बनाया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट को बनाने की विधि को क्या कहते हैं, तो एक विधि साल्वे विधि है, दूसरी विधि क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको गर्म करके। ठीक है, अब हम बच्चों इसके गुण देखते हैं कि इसके गुण क्या होते हैं। पहला इसका गुण होता है, ये कैसा होता है तुम्हें पता है? सफेद होता है। तो इसका रंग कैसा होता है? सफेद। ठीक है, पहले तो क्या है, इसका रंग क्या है? सफेद। दूसरा, ये जल में क्या होता है? जल में विलय होता है, खुल जाता है नहीं। तो जल में क्या होता है? ये जल में विलय होता है। ठीक है, आगे देखिए, इसका जो जलीय विलयन बनाया जाता है बच्चों, वो क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है? इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। और चौथा महत्वपूर्ण गुण, जब हम सोडियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं ना, तो इसमें से जो जल के अणु हैं वो तो निकल जाते हैं और हमें सोडा एस प्राप्त होता है। तो सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडा एस प्राप्त होता है। कैसे? देखो, सोडियम कार्बोनेट इसको सूत्र क्या है? Na2CO3.10H2O। इसको हमने क्या किया? गरम किया। गरम करने पर जो जल के अणु है ना, वो तो क्या होंगे? अलग हो जाएंगे, निकल जाएंगे बाहर। तो बचेगा क्या? इसे बच्चों क्या कहते हैं? सोडा एस के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों ये तो है इसके गुण, एक बार देख लो आप लोग। अब देखो इसके उपयोग कि भाई हमने जो धावन सोडा है इसे बनाया तो हम इसे कहां कहां उपयोग में लेते हैं। तो बच्चों ये तो तुम जानते हो, धावन सोडा कपड़े धोने का सोडा, यानी कपड़े उद्योग में, साबुन, अपमार्जक में, इनमें तो काम आएगा ही। तो उपयोग देखो इनका, पहला है कपड़े उद्योग। कपड़े उद्योग, ठीक है, इसका उपयोग कागज उद्योग में भी होता है बच्चों। कहां होता है? कागज उद्योग में। इसके अलावा धावन सोडे का उपयोग हम साबुन, अपमार्जक निर्माण में करते हैं, साबुन बनाने में, वह अपमार्जक। अपमार्जक का मतलब होता है डिटर्जेंट।
यानी सर्फ वगैरह होती हैं उसको बनाने में भी हम किसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग प्रयोगशाला में होता है बच्चों। इस तरह हमने आज इस धावन सोडे के बारे में जाना कि किस तरह से बनाया जाता है इसे, इसके गुण, इसके उपयोग। ठीक है, अब हम आज का लास्ट टॉपिक और हमारा लास्ट यौगिक पढ़ने जा रहे हैं। आपके जो सिलेबस में ये 6 यौगिक दे रखे थे, 6ठे नंबर का यौगिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, पहले मैं इसका सूत्र लिख देती बच्चों, ध्यान से देखना। इसका सूत्र है Ca कैल्शियम SO4 सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और ये आधा है, जो जल के अणु है वो आधे हैं, तो अद्र हाइड्रेट भी कहते हैं। ठीक है, अद्र हाइड्रेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका नाम देखो बच्चों, ये तो हमने सूत्र लिख दिया, इसे कैल्शियम सल्फेट अद्र हाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट अद्र, अद्र यानी आधा। बच्चों इसमें जल के अणु कितने हैं, आधे हैं, आधा H2O है, तो इसलिए क्या इसे कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट अद्र हाइड्रेट। ठीक है, ये तो इसका रासायनिक नाम हो गया। और बच्चों इसको सामान्य नाम से जाना जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम है, इसे पीओपी भी बोलते हैं, पीओपी, पीओपी के नाम से भी जानते हैं। पी से प्लास्टर, ओ से ऑफ, पी से पेरिस। बच्चों इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पता है क्यों रखा गया, क्योंकि इसे सबसे पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस से जिप्सम प्राप्त किया गया था। जिप्सम को गर्म करके क्या बनाया गया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोबारा सुनना, इसे जो कैल्शियम सल्फेट अदर हाइड्रेट है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों इसे फ्रांस की राजधानी, जो फ्रांस है वहां की जो राजधानी है, वहां की राजधानी कौन सी है, पेरिस। पेरिस से जिप्सम लाया, जिप्सम होता है, जिप्सम एक पत्थर होता है वाइट, इसको गर्म किया गया और इससे क्या बनाया गया, सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी बनाया गया। सबसे पहले पेरिस में बनाया गया था इसे, इसलिए इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। पीओपी को सबसे पहले कहाँ बनाया गया था, पेरिस में, इसलिए इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। और ये जो पेरिस है वहां जिप्सम होता है, जिप्सम को गर्म करके पीओपी बनाया गया था। अब बच्चों ये तो आपने इसका नाम देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाता है पीओपी को समझाओ, तो ध्यान देना। इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट अनहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पीओपी के नाम से जाना जाता है इसे। और इसे फ्रांस की राजधानी पेरिस से में सबसे पहले बनाया गया था, इसलिए इसे पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये जिप्सम को गर्म करके प्राप्त होता है। अब बच्चों हम इसके बनाने की विधियां देखते हैं कि भाई ये तो हमने इसका नाम देखा, अब इसको बनाया कैसे जाता है वो देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो जिप्सम होता है ना, पहले मैं आपको ये बता दूं जिप्सम का सूत्र क्या होता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O, ये होता है जिप्सम का सूत्र। ये किसका सूत्र है बच्चों, जिप्सम का। ध्यान देना, पीओपी और जिप्सम के सूत्र में सिर्फ जल के अणुओं की कमी है और कुछ भी नहीं है। यहाँ जल के अणु आधे हैं, यहाँ जल के अणु कितने हैं, दो अणु हैं, यहाँ पर जल के अणु आधे हैं। ठीक है,
तो हमने अब CaSO4 के कितने अणु लिए? 2। ठीक है, हमने CaSO4 के अणु लिए 2। तो जो CaSO4.2H2O जिसका नाम क्या है? जिप्सम। ये जिप्सम का सूत्र है कैल्शियम सल्फेट, जिसमें जल का कितने क्रिस्टल है, कितने अणु हैं? 2। तो जब हमने इसको क्या किया, इसको हमने 393 केल्विन ताप पर गर्म किया। किस ताप पे गर्म किया? 393 केल्विन ताप पर जब हमने इसको गर्म किया, तब बच्चों इसमें से जो जल के अणु होते हैं वो 1.5 अणु बाहर निकल जाते हैं और हमें क्या प्राप्त होता है? हमें कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना? जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसमें से जल के जो 1.5 अणु हैं वो बाहर निकल जाते हैं और हमें क्या प्राप्त होता है? POP। तो देखो कैसे, जब हमने कैल्शियम सल्फेट को गर्म किया, कौन से ताप पर? 393 केल्विन ताप पे गर्म किया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? तब हमें POP प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों? POP प्राप्त होता है। 2CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और जल के अणु कितने रह जाते हैं? आधे। अब बच्चों देखो, जल के अणु यहाँ ऐसे मानो एक बार, जल के अणु कितने? 2 है। ठीक है, हमारे ऐसा कैसा आ गया पदार्थ CaSO4, जल के अणु कितने रह गए गर्म करने पर? आधे। बाहर कितने निकल गए? 1.5। ठीक है, 1.5 अणु जल का बाहर निकल गया, लेकिन हमने जिप्सम की कितनी मात्रा ली थी? दुगनी ली थी ना। तो अब जल के अणु भी कितने बाहर निकलेंगे? दुगने। तो जल के अणु कितने बाहर निकल गए? 3H2O। समझ में आया आपको? दोबारा देखना है, इसको नीचे लिख लो, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा, एक साथ समझ में आ जाएगा। जब हमने कैल्शियम सल्फेट में जल के अणु कितने हैं? 2, जिसे क्या कहते हैं? जिप्सम। जिप्सम को हमने 393 केल्विन ताप पर गर्म किया, तब हमें क्या प्राप्त हुआ? 2CaSO4.2H2O। इसमें जल के अणु बच्चों कितने रह गए? आधे। इसमें जल के अणु कितने रह गए? आधे। और 1.5 अणु क्या हो जाते हैं? पानी के बाहर हो जाते हैं, जल के बाहर हो जाते हैं। लेकिन हमने CaSO4 की मात्रा कितनी ली थी? दुगनी। तो पानी के यानी जल के अणु भी कितने निकलेंगे? दुगने। तो 1.5 का दुगना क्या हो जाएगा? 3। तो जल के अणु कितने बाहर निकल गए हमारे? 3H2O बाहर निकल जाते हैं। समझ में आया किस तरह से? जिप्सम के सूत्र में और प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र में ज्यादा अंतर नहीं होता। इसमें जल के अणु, सिर्फ जल के अणुओं का अंतर होता है, इसमें आधे होते हैं और जिप्सम में दुगने होते हैं। और जिप्सम को 393 केल्विन ताप पे गर्म करते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है? POP प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक चीज और देखना, यदि हम POP को भी गर्म करते हैं, POP को हम और गर्म करते हैं ना, तो इसमें से जो जल के अणु हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं और हमें जो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है वो मृत प्राप्त होता है। मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। यानी जो POP का सूत्र क्या है? CaSO4.2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट अदर हाइड्रेट। अब इसको भी हम जब गर्म करते हैं ना, तो इसमें से जल के अणु निकल जाते हैं और हमें जो कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है वो कैसा होता है बच्चों? वो होता है मृत। मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें से जल के अणु है वो भी निकल जाते हैं और हमें क्या प्राप्त होता है? मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस प्राप्त होता। बच्चों ये तो तुमने POP को बनाने की विधियां देखी थी। अब देखते हैं POP के गुण। POP के गुण के बारे में देखते हैं हम। तो बच्चों देखो, POP में क्या होता है? POP पहले तो रंग में कैसा होता है? सफेद होता है, सफेद क्रिस्टलीय होता है, सफेद ठोस क्रिस्टलीय होता है। ये कैसा होता है? सफेद ठोस क्रिस्टलीय होता है। दूसरा गुण देखना बच्चों, यदि आप POP को बाहर रखकर इसमें पानी मिलाते हो, मान लीजिए आपने POP में क्या मिला दिया? जल मिला दिया,
तो ये 10 से 15 मिनट में ही क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है, कठोर हो जाता है। यदि पीओपी में हम पानी मिला देते हैं तो ये 10-15 मिनट में क्या हो जाता है, और भी टाइट हो जाता है। पीओपी का जो पाउडर होता है उसमें हम जब मिलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, थोड़ी देर में कठोर हो जाता है। ये तो बच्चों इसके आपने गुण देखे। अब देखते हैं हम पीओपी के उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। बच्चों इसका उपयोग जो आपने देखा होगा, हड्डी टूटती है तो डॉक्टर क्या चढ़ाता है, प्लास्टर चढ़ाता है। तो जहां प्लास्टर चढ़ाया जाता है तो उसमें पीओपी का उपयोग करते हैं। तो हड्डियों को जोड़ने में, हड्डियों को जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, पीओपी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पीओपी का जो मकानों में प्लास्टर किया जाता है, पुट्टी की जाती है, मकानों में जो पुट्टी की जाती है उसमें भी पीओपी का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा पीओपी का बच्चों सजावटी सामान होते हैं ना, जैसे गमले, पोट्स वगैरह, इनको सजावटी सामानों को बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, पीओपी का। सजावटी सामान होते हैं उन्हें बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, हम पीओपी का करते हैं। इसके अलावा पीओपी का और उपयोग अग्निसह यंत्र होता है उसमें भी किया जाता है। बच्चों इस तरह से आपने पीओपी के उपयोग देखे। आज की क्लास में हमने CaSO4.10H2O यानी कैल्शियम सल्फेट धावन सोडा और पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम साबुन और अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही।